1658 में औरंगजेब मुगल तख्त पर बैठा। वो छठा मुगल बादशाह था। उसका राज लगभग 5 दशकों तक चला। 1707 में उसकी मृत्यु के साथ खत्म हुआ। औरंगजेब का शासनकाल बहुत बड़े बदलाव और उथल पुथल का दौर था, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो एक पेचीदा शख्सियत था जो अपनी धार्मिकता और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता था। एक कट्टर मुसलमान, औरंगजेब इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या का पालन करते हुए मुगल साम्राज्य के विस्तार और मजबूती में विश्वास रखता था। इसने उसकी नीतियों और फैसलों को प्रभावित किया। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार पर पहुंचा, लेकिन इसने अपने पतन के बीज भी देखे। औरंगजेब की नीतियों, खासकर धर्म से जुड़ी नीतियों, ने साम्राज्य के कई हिस्सों में विरोध और विद्रोह को जन्म दिया। उसकी विरासत पर इतिहासकार और विद्वान आज भी बहस करते हैं। कुछ उसे एक योग्य शासक के रूप में देखते हैं जिसने मुगल राज्य को मजबूत किया, जबकि अन्य उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं, उन्हें असहिष्णु मानते हैं और साम्राज्य के पतन का कारण बताते हैं। औरंगजेब का शासनकाल महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित था, जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल नियंत्रण का विस्तार और मजबूती करना था। उसने दक्कन के पठार में जो स्वतंत्र राज्यों का क्षेत्र था, उन पर विजय प्राप्त करने और उन्हें मुगल शासन के अधीन लाने के लक्ष्य से अभियान चलाए। उसने अपने शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्कन में बिताया। व्यक्तिगत रूप से वहां सैन्य अभियानों की देखरेख की। उसके अभियानों का स्थानीय शासकों, जिनमें मराठा भी शामिल थे, जिन्होंने दक्कन में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे, ने कड़ा विरोध किया। औरंगजेब के सैन्य प्रयास मुगल साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने में सफल रहे, लेकिन वे एक कीमत पर आए। लंबे समय तक चलने वाले अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया और स्थानीय आबादी में असंतोष पैदा किया। इन चुनौतियों के बावजूद औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रीय विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया, जो उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ था। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां उसके शासनकाल का एक निर्णायक पहलू थी और आज भी बहस और विवाद का विषय है। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के रूप में उसने ऐसे उपाय लागू किए जो उसका मानना था कि साम्राज्य को इस्लामी सिद्धांतों के साथ संरेखित करेंगे। इसमें गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाए जाने वाले कर, जजिया कर, को फिर से लागू करना शामिल था। इसे सम्राट अकबर, औरंगजेब के परदादा, ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के हिस्से के रूप में समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने यह मानते हुए कि ये संरचनाएं इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का भी आदेश दिया। इन नीतियों ने हिंदू आबादी में असंतोष पैदा किया, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रतिरोध आंदोलन हुए। उसकी नीतियां उसके पूर्ववर्तियों के धार्मिक समन्वयवाद के बिल्कुल विपरीत थीं। अकबर ने विशेष रूप से धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता पर जोर देते हुए सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति को बढ़ावा दिया था। औरंगजेब की नीतियों ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया, साम्राज्य के भीतर धार्मिक कलह के बीज बोए। उसके शासनकाल में मुगल धार्मिक नीति में बदलाव देखा गया, जिसके साम्राज्य की स्थिरता के लिए दीर्घकालिक परिणाम हुए। इसने गैर मुस्लिम प्रजा के अलगाव में योगदान दिया और उन विद्रोहों को हवा दी जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। औरंगजेब की नीतियां, जबकि उसकी धार्मिक मान्यताओं से प्रेरित थीं, उनके अनपेक्षित परिणाम हुए। उसके कदम, जिन्हें कई लोगों ने दमनकारी माना, ने आबादी के बीच असंतोष के बीज बोए। जजिया कर को फिर से लागू करना व्यापक रूप से एक भेदभावपूर्ण उपाय के रूप में देखा गया, जिससे हिंदू आबादी अलग थलग पड़ गई, जिन्होंने खुद को निशाना बनाया और हाशिए पर महसूस किया। मंदिरों का विनाश, जिन्हें हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, ने धार्मिक भावनाओं को और भड़काया। बहुसंख्यक समुदाय में असुरक्षा और आक्रोश की भावना पैदा की। इन नीतियों ने औरंगजेब के कठोर और केंद्रीकृत शासन के साथ मिलकर विद्रोह के माहौल को बढ़ावा दिया। विभिन्न समुदायों और समूहों ने खुद को पीड़ित और हाशिए पर महसूस करते हुए मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जाट, उत्तर भारत में एक किसान समुदाय, औरंगजेब के शासन को चुनौती देने वाले सबसे प्रमुख समूहों में से थे। उनका विद्रोह, जो आर्थिक शिकायतों में निहित था और धार्मिक तनावों से प्रेरित था, मुगल सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया। औरंगजेब का शासनकाल अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद सामाजिक सद्भाव के निरंतर क्षरण द्वारा चिह्नित था। उसकी नीतियां, जबकि मुगल राज्य को मजबूत करने के उद्देश्य से थीं,
अनजाने में व्यापक अशांति और विद्रोह के लिए स्थितियां पैदा कर दी। भाग 5। जाटों का उदय, मुगल सत्ता को चुनौती। जाट पारंपरिक रूप से एक देहाती और कृषि समुदाय औरंगजेब के शासन के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली बल के रूप में उभरे। उनका विद्रोह आर्थिक और धार्मिक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया में निहित उत्तर भारत में मुगल सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता था। दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित जाटों ने मुगल कराधान नीतियों का विरोध किया, जिन्हें उन्होंने शोषक माना। जजिया कर विशेष रूप से उनके आर्थिक संकटों में जुड़ गया और मुगल शासन के खिलाफ उनकी नाराजगी को हवा दी। मंदिरों का विनाश उनके धर्म पर हमले के रूप में देखा गया ने जाटों को और प्रेरित किया। गोकुला जाट जैसे करिश्माई नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने मुगल राज्य के खिलाफ हथियार उठाए एक ऐसा विद्रोह शुरू किया जो दशकों तक चलेगा। जाटों की सैन्य शक्ति, स्थानीय इलाके के उनके ज्ञान के साथ ने उन्हें मुगल सेना के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। उनके विद्रोह ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष और कुछ क्षेत्रों में मुगल नियंत्रण की नाजुकता को उजागर किया। भाग 6। गोकुला जाट प्रतिरोध का प्रतीक। तिलपत गांव के एक जाट नेता गोकुला जाट मुगल उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे। उनके साहस, सैन्य कौशल और अपने समुदाय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें जाट इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया। गोकुला जाट समुदाय के खिलाफ मुगल राज्यपाल के अत्याचारों से क्रोधित होकर अपने लोगों को लामबंद किया और मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उसकी सेना ने कई मुगल शहरों पर कब्जा कर लिया और लूट लिया, जिससे मुगल अधिकारियों के दिलों में दहशत फैल गई। वह अपनी बहादुरी और सामरिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। वह कई वर्षों तक मुगल सेनाओं द्वारा कब्जा करने से सफलतापूर्वक बच निकले, उत्पीड़ितों के लिए आशा और अवज्ञा का प्रतीक बन गए। इस्लाम में धर्म परिवर्तन के बदले में क्षमा की पेशकश के बावजूद गोकुला ने अपने विश्वास से समझौता करने से इनकार कर दिया। मृत्यु के सामने भी सिद्धांतों के प्रति उनके दृढ़ पालन ने उन्हें प्रतिरोध का एक स्थायी प्रतीक बना दिया। भाग 7। राजाराम जाट गिरे हुए लोगों का बदला लेना और बादशाह की अवहेलना करना। गोकुला जाट की फांसी के बाद जाट प्रतिरोध का भार उनके भतीजे राजाराम जाट के पास चला गया। राजाराम बदला लेने की प्यास और अपने लोगों को मुगल शासन से मुक्त कराने की इच्छा से प्रेरित होकर एक दुर्जय उत्तराधिकारी साबित हुआ। उसने मुगल सेनाओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, साहसी छापे और हमले शुरू किए, जिससे मुगल सेना अपने पैर की उंगलियों पर रही। राजाराम के सैन्य कारनामों और रणनीतिक कौशल ने उन्हें अपने अनुयायियों का सम्मान और अपने दुश्मनों की अनिच्छुक प्रशंसा दिलाई। अवज्ञा के एक साहसी कार्य में राजाराम जाट ने अपने साथी राम की चाहर के साथ सिकंदरा में अकबर महान के मकबरे को अपवित्र कर दिया। औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों के विनाश का बदला लेने के उद्देश्य से किए गए इस दुस्साहसिक कार्य ने मुगल साम्राज्य में सदमे की लहरें भेज दी। हालांकि अंततः युद्ध में हार गए और मारे गए, राजाराम जाट की प्रतिरोध की विरासत जीवित रही। वह जाट गौरव का प्रतीक और उत्पीड़न के सामने उनकी अटूट भावना का प्रमाण बन गए। अत्याचार के खिलाफ साहस और अवज्ञा के प्रतीक के रूप में उनका नाम जाट लोक कथाओं में गूंजता रहता है। भाग 8। औरंगजेब की विरासत। एक जटिल और विवादित इतिहास। औरंगजेब की विरासत आज भी भारत में तीव्र बहस और जांच का विषय बनी हुई है। उसका शासनकाल, जो विस्तार और उथल पुथल दोनों द्वारा चिह्नित है, की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोणों से की जाती रही है। इतिहासकार और विद्वान भारतीय इतिहास पर उसके प्रभाव पर अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। उसके समर्थक उसे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक मानते हैं, जिसने मुगल साम्राज्य का विस्तार उसके चरम पर किया। उनका तर्क है कि उसकी नीतियां, हालांकि कुछ लोगों द्वारा कठोर मानी जाती थीं, मुगल राज्य को मजबूत करने और इस्लामी कानून स्थापित करने के उद्देश्य से थी। हालांकि आलोचक उसे एक असहिष्णु शासक के रूप में देखते हैं, जिसकी नीतियों ने धार्मिक कलह के बीज बोए और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। वे जजिया कर, मंदिरों के विनाश और उसके लंबे दक्कन अभियानों को उसकी गलत नीतियों के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। औरंगजेब की विरासत जटिल है और इसे आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वह विरोधाभासों का व्यक्ति था, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान जिसने साम्राज्य का विस्तार किया,
लेकिन अपनी प्रजा के एक बड़े हिस्से को भी अलग थलग कर दिया। उसका शासनकाल, भव्यता और उथल पुथल दोनों का काल आज भी इतिहासकारों को आकर्षित और विभाजित करता है। भाग 9, निष्कर्ष। आधुनिक भारत में औरंगजेब को समझना। औरंगजेब की विरासत समकालीन भारत में एक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से आवेशित विषय बनी हुई है। उसका शासनकाल, जिसे अक्सर द्वयाधारी शब्दों में या तो हिंदू उत्पीड़न या मुस्लिम पुनरुत्थान की अवधि के रूप में चित्रित किया जाता है, के लिए एक सूक्ष्म और ऐतिहासिक रूप से आधारित समझ की आवश्यकता होती है। सरलीकृत आख्यानों से आगे बढ़ना और उसके शासनकाल की जटिलताओं से जुड़ना आवश्यक है। इसमें उसकी नीतियों की बहुआयामी प्रकृति, उनके इच्छित और अनपेक्षित परिणामों और विभिन्न समुदायों पर उनके प्रभाव को पहचानना शामिल है। औरंगजेब की विरासत को समझना उसका महिमा मंडन या निंदा करने के बारे में नहीं है। ये उसके शासनकाल की उसके ऐतिहासिक संदर्भ में गंभीरता से जांच करने, उसकी जटिलताओं को स्वीकार करने और अतीत से सीखने के बारे में है। सूचित और सम्मानजनक संवाद में शामिल होकर हम औरंगजेब की विरासत और आधुनिक भारत के लिए उसकी प्रासंगिकता की अधिक सूक्ष्म और ऐतिहासिक रूप से सटीक समझ विकसित करने की आशा कर सकते हैं। अंतर सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और इतिहास की साझा भावना को बढ़ावा देने के लिए ऐसी समझ महत्वपूर्ण है।